हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु एजुकेशन। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के सोशोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसकी फर्स्ट वीडियो में हम 18 क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब आज की वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हमारा दूसरी वीडियो का 19th क्वेश्चन है आपका, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने निर्धारण कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा करना ही भ्रष्टाचार है। यह कथन किसने दिया था? ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या नोटिस करेंगे, केवल क्या लिखा है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। ये दो वर्ड इसके याद रखो डेफिनेशन के। रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने निर्धारित कर्तव्य की, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है, ठीक है, केवल व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए, तो ये जो बात है किसने कही है? ये आपका आंसर हो जाएगा इलियट तथा मेरिल। ओके, ये किसकी है? भ्रष्टाचार की डेफिनेशन भी है कि जब व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा करता है तब हम उसे क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार कहते हैं। ठीक है, किसने डेफिनेशन दी है? इलियट तथा मेरिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई व्यक्ति अपने पद अथवा व्यवसाय का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग करता है तथा लोक कल्याण की चिंता नहीं करता है, तब इस समस्या को कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? इसका आंसर हो जाएगा आपका श्वेत वसन अपराध। ठीक है, वाइट कॉलर क्राइम, कि जब कोई व्यक्ति अपने पद या व्यवसाय का दुरुपयोग करता है, किस लिए? व्यक्तिगत लाभ के लिए, ठीक है ना, तब इसको ही हम क्या कहते हैं? श्वेत वसन अपराध कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप होने के कारण न्यायिक जांच की गई थी? ठीक है, किस प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था? इसका आंसर हो जाएगा आपका नरसिम्हा राव। ओके, जल्दी डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे हम। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लास में पढ़े हुए हैं, बस आज क्या है, केवल रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? आई थिंक सभी को इसका आंसर पता होगा। ठीक है, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, गुन्नार मेडल। ओके, नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, बड़े बड़े अधिकारियों तथा राजनेताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए भारत में कौन सा संस्थात्मक प्रयत्न किया गया है? ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और जो राजनेता होते हैं, उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले की जाँच के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? ठीक है, कौन सा संस्थात्मक प्रयत्न किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकपाल की नियुक्ति। ठीक है, लोकपाल की नियुक्ति करी गई है किसके लिए? जो बड़े अधिकारी होते हैं और जो राजनेता होते हैं, अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसके मामले की जांच के लिए लोकपाल की नियुक्ति की गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये भी देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे एक आपका, ये मैंने साइड में एक नोट भी लगाया है। इसमें क्या लिखा है, 2013 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के विरुद्ध होने वाले व्यापक आंदोलन किस लिए हुआ था? जो लोकपाल है ना, उनकी नियुक्ति में पारदर्शिता लाने और उनके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए किया गया था। हो सकता है आप में से किसी को ध्यान हो कि अन्ना हजारे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा वो करा था, कह सकते हैं कि एक अनशन किया था, है ना। तो वो अनशन उन्होंने इसीलिए किया था, वहाँ पे धरना दिया था, बहुत काफ़ी दिन तक वो बैठे रहते वहाँ पे। तो उनका यही कहना था कि ये जो लोकपाल आपने नियुक्त किए हैं, इनकी नियुक्ति में पारदर्शिता लाई जाए, ठीक है, और उनके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की जाए। तो ये आंदोलन कब हुआ था आपका? 2013 में। किसके नेतृत्व में? अन्ना हजारे के नेतृत्व में। ठीक है, लोकपालों की नियुक्ति से ही रिलेटेड था, यानी कि उनकी नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए। ओके, किस लिए होते हैं लोकपाल? बड़े अधिकारियों और जो राजनेता होते हैं उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है आपका? सन 2005 में। ओके, इसके द्वारा देखो यहाँ नोट देख लो, इसके द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी सरकारी विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि सरकारी विभाग में कोई भी कार्य हो रहा है
ठीक है, वहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, कितनी पिटीशन आ रही, XYZ, मतलब वहाँ के बारे में अगर किसी भी आम नागरिक को कोई भी जानकारी चाहिए तो वो क्या करता है, इस जो अधिकार, सूचना का अधिकार उसे मिला है, उसका प्रयोग वो कर सकता है। ठीक है, और वो सरकारी विभाग उससे सारी की सारी जानकारी प्राप्त करवाएगा। ओके, कब आया था? सन 2005 में। ओके, इम्पॉर्टेंट है बच्चों, नोट कर लेना ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या को कम करने से संबंधित सुझाव देने के लिए निम्नांकित में से कौन सी कमेटी नियुक्त की गई? ठीक है, यहाँ कमेटी पूछी है जो भ्रष्टाचार की समस्या को कम करने से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका संथानम कमेटी। ठीक है, भ्रष्टाचार से रिलेटेड ये ध्यान रखना। ठीक है, भ्रष्टाचार से रिलेटेड कमेटी कौन सी है आपकी? संथानम कमेटी, जो कि भ्रष्टाचार को कम करने से संबंधित सुझाव देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2013 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध होने वाला अब तक का सबसे बड़ा व्यापक आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? अभी हमने पढ़ा था कि सन 2013 में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है एक आंदोलन हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? अन्ना हजारे के नेतृत्व में। ओके, इजी, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 2012 में, सन 2000 में। ओके, इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये भी। सन 2000 में सूचना, देखो सूचना का अधिकार अधिनियम अलग है। ठीक है, देखो सूचना का अधिकार अधिनियम ये 2005 में आया है। ओके, क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन ये 2005 में है। अब ये क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, तो ये कब आया था आपका? सन 2000 में। इसको हम साइबर अपराध कानून भी कहते हैं। ओके, कब लागू हुआ है आपका? 9 जून सन 2000 से लागू हो गया था। ओके, ये अलग है, वो अलग है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसे साइबर अपराध का प्रणेता माना जाता है? ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन ली को साइबर अपराध का प्रणेता माना जाता है। नेक्स्ट, साइबर अपराध के लिए किस समानांतर शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो हम साइबर अपराध की जगह जिसे यूज़ कर सकते हैं? ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर अपराध नहीं, संगठित अपराध नहीं, गुप्त अपराध नहीं, बल्कि क्या? इलेक्ट्रॉनिक अपराध। साइबर अपराध को हम इलेक्ट्रॉनिक अपराध भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किन 3 राज्यों को शराब के उत्पादन से सबसे अधिक आबकारी कर प्राप्त होता है? ठीक है, मतलब कौन से ऐसे 3 राज्य हैं भारत में जिनको शराब का जो उत्पादन होता है, ओके, उसके प्रोडक्शन से सबसे ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी मिलती है, यानी कि उससे सबसे ज़्यादा कर किन राज्यों को मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे ज़्यादा कर इन्हीं लोगों, तभी तो सरकार जो है वो शराब का उत्पादन बंद नहीं करवा पाती है, क्योंकि उससे ज़्यादा टैक्स तो उनको मिल रहा है ना, वो बना रहे हैं और सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉलेज के छात्र छात्राओं में नशीले पदार्थों के सेवन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का प्रमुख कारण क्या है? ओके, कॉलेज के छात्र छात्राओं में नशीली पदार्थों की सेवन, अगर वो नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है? दोषपूर्ण संगति। ठीक है, यानी कि वो गलत संगति में है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसे नशीले पदार्थों के उपयोग का दुष्परिणाम कहा जा सकता है? बताओ। मानसिक तनाव बिल्कुल होता है, लिवर की बीमारियां होती हैं, मेमोरी वीक हो जाती है, बिल्कुल, यानी कि ये सभी क्या हैं? नशीले पदार्थों के उपयोग के दुष्परिणाम हैं, कॉन्सिक्वेंस हैं सारे के सारे। ठीक है, यानी कि नशीले पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बहुत हार्मफुल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री के काल में देश में पूर्ण मद्य निषेध को लागू किया गया था? ओके, किस प्रधानमंत्री के काल में ऐसा हुआ? इसका आंसर हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे जब देश में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया गया था। ओके, नेक्स्ट, निम्नांकित में से भारत के किस राज्य में कानून द्वारा पूर्ण मद्य निषेध नीति अपनाई गई है? ओके, अब पूछा है भारत में किस राज्य में, अब राज्य पूछा है। ठीक है ना,
पूर्ण मद्य निषेध नीति अपनाई गई थी? देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात, आ वाला। ठीक, गुजरात में पूर्ण मद्य निषेध की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, गुजरात के अलावा बिहार भी है। ठीक है, गुजरात और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जिनमें पूर्ण मद्य निषेध लागू है। गुजरात में पूर्ण मद्य निषेध सन 2009 से और बिहार में सन 2016 से लागू है। ठीक है, ध्यान रहेगा, गुजरात में पहले हुआ था पूर्ण मद्य निषेध 2009 से और बिहार में सन 2016 से लागू है। ओके, भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? एंटी नारकोटिक एक्ट, इसका आंसर हो जाएगा 1985। ठीक है, 1985 में भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, इस एक्ट में बहुत सारे हैं कि अलग अलग पदार्थों को जो है श्रेणियों में बांटा गया है। जितने भी जैसे जो ड्रग्स होते हैं ना, उनको A, B, C श्रेणी में बांटा गया है। और ठीक है, 3 श्रेणियों में डिवाइड करा गया है नशीले पदार्थों को। ठीक है, ऐसे देख सकते हो, जो नशीले पदार्थ होते हैं उन्हें 3 श्रेणी में बांटा गया है। और इसमें भांग को इन लोगों ने जो है वो एक नशीला पदार्थ नहीं माना है ना। एंटी नारकोटिक एक्ट के अंतर्गत भांग को एक नशीला पदार्थ नहीं माना है। और बाकी अन्य जितने भी नशीले पदार्थ हैं उन्हें ABC 3 श्रेणियों में बांटा गया है ना। A श्रेणी में ऐसे जो है पदार्थ आते हैं या ऐसे रासायनिक पदार्थ आते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, यानी कि प्राण घातक होते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे नशीले पदार्थ जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं उन्हें A श्रेणी में रखा गया है, जिसमें जैसे हेरोइन हो गया, स्मैक हो गया, है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और श्रेणी B में ऐसे पदार्थ आते हैं जिनका उत्पादन किससे होता है? पौधों से होता है। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से हो जाते हैं आपके, जो अफीम हो गया, पेड़ से मिलती है वो, है ना, चरस हो गई, ये सब क्या है? पेड़ से मिलते हैं। तो इसमें ऐसे पदार्थों को रखा गया है जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उन्हें श्रेणी B में रखा गया है। और जो श्रेणी C है उसमें ऐसे नशीले पदार्थों को रखा गया है जिनमें जो आपकी नींद है, ठीक है, नींद, उत्तेजना और जो नाड़ी तंत्र को प्रभावित करते हैं, वो ऐसे पदार्थ जो हैं वो श्रेणी C में रखे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस एक्ट के तहत जो नशीले पदार्थ हैं उन्हें 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में किस राज्य में पूर्ण मद्य निषेध कानून लागू किया गया? अभी हमने पढ़ा था कि सन 2009 में गुजरात में लागू हुआ था और सन 2016 में बिहार में लागू हुआ है। ठीक है, 2 ही ऐसे राज्य हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस एक विचारक ने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य माना है? जहाँ पे भी सामाजिक तथ्य की बात आती है कौन आ जाएंगे आपके? दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम ने ही आत्महत्या को सामाजिक तथ्य माना है। ठीक है, सुसाइड्स के इन्होंने टाइप्स बताए हैं 4। ठीक है, वो पढ़े हैं आप लोगों ने, परार्थवादी आत्महत्या, ठीक है, और दूसरी अहमवादी, देखो अहमवादी, परार्थवादी और विसंगति पूर्ण, ये 3 टाइप की आत्महत्या किसने बताई है? दुर्खीम ने बताई है। और दुर्खीम को क्या माना है? एक सोशल फैक्ट। जहाँ पे भी सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की बात आए तो उसका ज़्यादातर आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खीम, क्योंकि दुर्खीम सामाजिक तथ्य को समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, द सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? इमाइल दुर्खीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा एक आत्महत्या का स्वरूप नहीं है? अभी हमने पढ़ी अहमवादी आत्महत्या, दुर्खीम ने बताई है, परार्थवादी बताई है, विसंगतिपूर्ण बताई है, लेकिन संवेगात्मक आत्महत्या दुर्खीम ने नहीं बताई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। यही लिखा ना, कौन एक आत्महत्या का स्वरूप नहीं है, ये नहीं पे देख लेना क्वेश्चन जरूर। ठीक है, दुर्खीम के अकॉर्डिंग पूछा है तो क्या हो जाएगा? संवेगात्मक आत्महत्या दुर्खीम ने नहीं बताई है। ओके, नेक्स्ट है, अब जो आपका अगला चैप्टर है वो आतंकवाद से रिलेटेड है। ठीक है, पिछला वाला आत्महत्या से, तो मैंने सारे चैप्टर्स को एक ही वीडियो में कंपाइल कर लिया, हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है, हागा नाह को संसार का सबसे पहला ठीक है धार्मिक आतंकवादी संगठन माना जाता है। इस संगठन का संबंध निम्नांकित में से किस धर्म से है? ओके, इन्होंने पूछा है कि जो हागा नाह है इसे पूरे संसार का सबसे पहला धार्मिक आतंकवादी संगठन मानते हैं। तो इस संगठन का संबंध निम्नांकित में से किस धर्म से है? यहूदी धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट,
झारखंड तथा आंध्र प्रदेश में आतंकवाद फैलाने वाले सबसे प्रमुख आतंकवादी संगठन को क्या कहा जाता है? कहाँ? झारखंड और आंध्र प्रदेश में आतंकवाद फैलाने वाले आतंकवादी संगठन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा नक्सलवाद। ठीक है, कहाँ पे? झारखंड और आंध्र प्रदेश में जो आतंकवाद फैलाते हैं संगठन, उनको क्या कहते हैं? नक्सलवाद। नेक्स्ट है, सितंबर 2001 में दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना ट्विन टावर के विध्वंस के रूप में दुनिया के किस नगर में घटित हुई थी? ठीक है, ये जो आतंकवादी घटना थी कि उसमें ट्विन टावर जो एक है, ठीक है, उसको ध्वस्त कर दिया गया था। सन 2001 की बात है। तो ये जो है ये किस नगर में घटित हुई थी ये घटना? तो ये हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, सर्च करना, नेट पे मिल जाएगा इसके बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसमें बहुत सारे आतंकवादी संगठन पता चल जाएंगे कि किस क्षेत्र में कौन से आतंकवादी संगठन आपके हैं। ठीक है, पहला है जैसा असम, तालिबान, पंजाब और कश्मीर, ये 4 टाइप हैं। और इधर जो है ये आतंकवादी संगठन के नाम दिए हुए हैं। अब हमें इनको मैच करना है। ठीक है, पहला है असम में कौन सा आतंकवादी संगठन आपका जो है वो सक्रिय रहता है? इसका हो जाएगा आपका उल्फा। ठीक है, उल्फा कहाँ का आतंकवादी संगठन है? असम का। ओके, तालिबान किससे संबंधित? तालिबान में उसामा बिन लादेन, इसके बारे में शायद सुना भी होगा, उसको मार दिया गया था। ठीक है, सी। फिर पंजाब में कौन सा है आपका? भिंडरवाला। ओके, और कश्मीर में लश्कर-ए तैयबा, ये आतंकवादी संगठन है। ठीक है, अब पहला हमारा क्या आंसर था? ए का हमने क्या लगाया है? तीसरा। देखो ए का तीसरा। ठीक है, इसमें भी है तीसरा, अभी 2 ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरा देखते हैं, तालिबान ए का चौथा, तो ए का चौथा इसमें है। ओके, पंजाब ए का पहला, सी का पहला हो गया, सी और डी का दूसरा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। तो आपको OMR मिलेगी, तो OMR में A B C D 4 होंगे ना, तो 4 में से आप कौन सा आंसर टिक करेंगे? बी वाला, ऐसे गोला कर दोगे। ठीक है ना, चलो। और तो अभी के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, आगे के क्वेश्चंस अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इनमें से अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो वो बताना। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, इसलिए इनको अच्छे से रेडी कर लो, तैयार कर लो, 1-2 बार पढ़ लो ताकि ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू। और साथ वाले जो भी हों उनको भी शेयर कर दो ताकि उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना, ओके, गॉड ब्लेस यू।